Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode 32. Oh no, Amira hit Tansh. हमारा अपने बेड की बात सुनकर जितना शौक थी उतना ही उसे शर्म भी आ रही थी। हमारे अपने बालों को खोल के अपने गर्दन को छिपा लेती है। वह अपनी उंगलियों को मसलते हुए अपने डैडी को देखती है जो तंश को ही देख रहे थे। हमारे अपने होठों को काटते हुए मन में बोली, ये डैडी कैसी बात है, हाल में क्यों कर रहे हैं? अगर किसी नौकर ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? क्या डैडी को शर्म नहीं आ रही? इतना कहते ही वे अपने होठों को काटते हुए तंश को देखती है जो एक्सप्रेशनलेस भाव से मिस्टर रायचंद को ही देख रहे थे। काफ़ी देर तक तंश या मिस्टर रायचंद में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अनया दोनों के बीच छिड़ी जंग को साफ महसूस कर रही थी, पर मन में बोली, अम्मू बेटा, इससे पहले दोनों दामाद और ससुर के बीच जंग छिड़े तुम्हें ही बीच में आना पड़ेगा। इतना कहते ही वो जल्दी से तंश और मिस्टर रायचंद के बीच खड़ी हो गई। फिर झूठी मुस्कान के साथ मिस्टर रायचंद को देखते हुए बोली, डैडी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं? आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा। चलिए साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अमारा मिस्टर रायचंद के हाथ को पकड़ लेती है और उन्हें डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर जाने लगती है, मगर मिस्टर रायचंद उसे आंखें दिखाते हुए बोली, अमारा, मुझे तंश से कुछ बात करनी है, तुम ब्रेकफास्ट करो जाकर। उनकी आवाज़ इस बार थोड़ी कड़क थी, जिसे सुनकर अमारा एक पल के लिए रुक गई, मगर फिर कोशिश करते हुए बोली, लेकिन डैडी। मिस्टर रायचंद उसे आंख दिखाते हैं। तंश ने देखा कि कैसे मिस्टर रायचंद अमारा को आंख दिखा रहे हैं, तो वह अमारा को अपनी तरफ करते हुए बोला, मिस्टर रायचंद को घूरकर कोल्ड वॉइस में बोला, आई विल नॉट टॉलरेट एनी स्केयरिंग हर। कोई उसे डराए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। मिस्टर रायचंद तंश को घूरते बोले, शायद तुम भूल रहे हो वह मेरी बेटी है। उस हिसाब से मैं उसके साथ जैसे चाहे बिहेव कर सकता हूँ, और उसका हाथ छोड़ो। इतना कहते ही मिस्टर रायचंद अमायरा का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ कर लेते हैं और अमायरा बीच में थी। उसका एक हाथ तंश को पकड़ा था और दूसरा मिस्टर रायचंद ने। इतना कहते ही मिस्टर रायचंद अमायरा का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ कर लेते हैं। अमायरा बीच में थी। उसका एक हाथ तंश ने पकड़ा था और दूसरा हाथ मिस्टर रायचंद ने। मिस्टर रायचंद अमायरा से बोले, अमायरा, इनसे बोलो तुम्हारा हाथ छोड़े। मैं कुछ वक्त के लिए घर लेकर जाना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। तंश यह सुनकर अंदर तक चल गया। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मिस्टर रायचंद ने अमायरा का हाथ पकड़ा हुआ है, भले ही वो उसके पिता ही क्यों ना हो। तंश अमायरा को अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी तरफ खींच लेता है। अमायरा संभल नहीं पाते, सीधे उसके सीने से टकरा जाती है। तंश एक एक शब्द चबाते हुए जलन और गुस्से से मिस्टर रायचंद से कहता है, डैड, शी इज़ माई वाइफी। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी वाइफ होने के नाते इस पर सबसे पहला हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। यहाँ तक कि आपका भी इस पर कोई हक नहीं। इसलिए अगली बार से याद रखिएगा, इसे डांटने या डराने से पहले। तंश की आवाज़ में उनका क्रेजीनेस और पॉजिटिवनेस भी साफ साफ दिख रही थी। मिस्टर रायचंद एक पल के लिए डर जाते हैं। उनकी आंखों के सामने वह सीन घूमने लगा जब मॉल के बाहर एक आदमी ने अमायरा को टच करने की कोशिश की। तब तंश ने उसे तेज़ रफ्तार से आती हुई ट्रक के सामने फेंक दिया था। उसके दिमाग में मिस्टर जिंदल द्वारा बताई गई बातें घूमने लगीं, जो उन्होंने तंश के बारे में बताई थी कि वह अपनी चीज़ों और लोगों के लिए कितना सनकी है। मिस्टर रायचंद अपने डर को अपने अंदर दबाते हुए फिर से अमायरा को हाथ पकड़ लेते हैं। उन्होंने अमायरा को देखते हुए नाराज़गी से कहा, अमायरा देखो इसे, ये क्या कर रहा है? मैं इसके साथ शांति से पेश आ रहा हूँ, मगर ये मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। क्या इसके अंदर इतनी भी तमीज़ नहीं है कि अपने ससुर से अच्छे से बात करें? क्या तुम ऐसे लड़के के साथ सच में रहना चाहती हो? मैं अभी के अभी कह रहा हूँ, तुम्हारे पास मौका इसे छोड़ने का। इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लड़के हैं जो तुम्हें पसंद करेंगे और तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। अमायरा अपने डैड की बात सुनकर डर रही थी। उसने अपने थूक को गटकते हुए अपना सिर ऊपर करके तंश को देखा, जो लगभग हैवान बन चुका था। वह तंश के अंदर से निकल रहे डरावने
औरे को भी साफ साफ महसूस कर पा रही थी। वह घबराते हुए मन में बोली, अरे डैड शांत हो जाइए, क्यों सोए हुए राक्षस को जगा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो ये आपके साथ चोरी छुपे कुछ कर दे, फिर मैं भी आपको बचा नहीं पाऊंगी। डैडी प्लीज़ इसके आगे कुछ भी मत बोलिए। ये कहते हुए तंश के शर्ट को चबा रही थी, क्योंकि उसे मन ही मन घबराहट हो रही थी कि पता नहीं तंश उसके डैड के साथ क्या करेगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी। मिस्टर रायचंद चुप नहीं थे। उन्होंने बड़े रौब के साथ अमायरा से आगे कहा, अमायरा बताओ मुझे तुम क्या चाहती हो? अगर तुम सच में ऐसे आदमी के साथ रहना चाहती हो तो इसे मेरी कुछ शर्तें माननी होगी, जो मैंने अभी बताई कि यह 5 साल तक तुमसे दूर रहेगा। हमारा फिर से अपना सर ऊपर करके तंश को देखती है, जो अब मुस्कुरा रहा था। तंश कुछ कहता उससे पहले हमारा अचानक ही बोली, मिस्टर लाइफलाइन चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। तुम्हें ऑफिस जाना है ना? मुझे भी कॉलेज जाना है, मुझे बहुत भूख लग रही है। अमायला की हालत रोने वाली हो गई थी। तंश अपनी नज़र नीचे करके घूर के उसे देखता है और फिर तिरछा मुस्कुराते बोला, वाइफी ससुर जी को थोड़ी सी इज्जत चाहिए, 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करने चलते। इतना कहते ही उसने मिस्टर रायचंद को देखा और अपनी पॉकेट से एक जेब में हाथ डालकर अपनी दमदार आवाज़ में पूछता है, सो डैड आपको मुझसे इज्जत चाहिए? ठीक है, मैं पूरे इज्जत से साथ आपको यहाँ से जाने के लिए कहता हूँ। यही नहीं, अभी मैंने जो आपके साथ बदतमीज़ी की, माफ़ी के तौर पे मैं आपको बहुत ही अच्छा गिफ्ट भेजूँगा। उम्मीद है वो गिफ्ट आपको बहुत पसंद आएगा। मिस्टर रायचंद जो थे वो नासमझी में तंश को देख रहे थे, पर तंश अमायरा को कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दांत पीसकर आगे बोला, और रही बात 5 साल तक दूर रहने की, तो यह नामुमकिन है। अगर आप मुझे फोर्स करेंगे तो मैं 5 साल तक वाइफी को टच ना करूं और उसे प्रेग्नेंट ना करूं, तो मैं वादा करता हूं अगले महीने ही मैं आपके नाना बनने की गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगी। मिस्टर रायचंद गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोले, तुम बदतमीज लड़के। तंश उन्हें इग्नोर करता है और फिर अमायरा को देखते हुए वार्निंग भरी आवाज़ में बोला, तुमने कहा था ना तुम्हें ऑफिस घूमना है, चलो मेरे साथ, वहीं पर ब्रेकफास्ट कर लेना। वह ज़बरदस्ती अमायरा को घसीटते हुए अपने साथ ले गया, क्योंकि वह उसे वहाँ नहीं छोड़ना चाहता था, वरना उसके पीठ पीछे अगर उसके ससुर उसकी बीवी को भड़का देते तो क्या होता। ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी, इसलिए वह मिस्टर रायचंद को इग्नोर करते हुए अमायरा को ज़बरदस्ती अपने ऑफिस ले गया। मिस्टर रायचंद बस तंश को कार को जाते हुए देख पा रहे थे। वे अपनी कार के पास खड़े होकर गुस्से से बोले, अगर मुझे पहले पता होता ये लड़का इतना ज़्यादा बदतमीज़ है तो मैं कभी भी अमायरा की शादी से नहीं करता, लेकिन मैंने अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए अपनी फूल सी बच्ची को इस राक्षस के हवाले कर दिया। फिर मिस्टर रायचंद अपनी कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शौर्य अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वह लगातार अमायरा की तस्वीर को देख रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। उसने अमायरा की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं तड़प रहा हूँ, तुम्हारी खुमारी मुझ पर ऐसे चढ़ी है कि मैं बावरा हो गया हूँ। मेरे सपनों की रानी, कब मेरी बाहों में आएगी तू? यह बाहों के घेरे तरस रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। शौर्य की आंखों में धीरे धीरे एक अलग ही नशा छाने लगा। वह अमायरा की तस्वीर को चूम लेता है। तभी कैबिन का डोर नॉक हुआ। शौर्य अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया तो उसने अपनी कड़क आवाज़ में कहा, कम इन। डोर खोलकर शौर्य का असिस्टेंट अंदर आता है। उसके हाथ में एक फाइल थी इस वक्त, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से बिगड़े हुए थे। ये देखकर शौर्य ने एक्सप्रेशन लेस भाव में पूछा, वॉच? असिस्टेंट फाइल को उसके आगे सामने रखते थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, प्रेसिडेंट अमायरा मैडम के बारे में एक बहुत बड़ी बात पता चली है। शौर्य अमायरा के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड नज़र आने लगा। उसने बेसब्री से सवाल किया, क्या हुआ? क्या पता चला है उसके बारे में? और क्या तुमने मिस्टर रायचंद से बात की
कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ ताकि मैं उनसे मेरी और अमायरा की शादी की बात कर सकूँ। असिस्टेंट थोड़ा डरते हुए शौर को सब बता देता है। प्रेसिडेंट, हमारे एजेंट से पता चला है कल रात मिस्टर शाह की पार्टी में अमायरा मैडम को देखा गया है। वे वहाँ पर जिंदल खानदान के सबसे बड़े बेटे मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल के साथ आई थी, लेकिन उन्हें वहीं होटल के एक रूम में टीजे। इतना कहते कहते वो रुक गया। वह अपनी बात को पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसे डर लग रहा था कि कहीं उसका बॉस कैसे रिएक्ट करेगा। शौर ने जब उसे रुकते हुए देखा तो गुस्से से बोला, आगे बोलो। तो असिस्टेंट अपनी आंखें बंद करके जल्दी से बोला, अमायरा मैडम को टीजे के साथ एक ही रूम में देखा गया था। वे दोनों काफ़ी देर तक उस रूम में अंदर बंद थे और जब रूम से बाहर आए तो उनकी हालत काफ़ी आपत्तिजनक थी। यहाँ तक कि मैडम के गर्दन पर ऐसे निशान थे जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उन दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ है। यह सुनकर शौर्य शौक होकर पूछता है, लेकिन अमायरा तो जिंदल खानदान के सबसे छोटे बेटे की पत्नी है, तो वो टीजे के साथ कैसे? टीजे तो बिजनेसमैन है ना, जिसकी कंपनी आज तक नंबर 1 पर बनी हुई है, लेकिन उसे तो लड़कियों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अमायरा भी बाकी लड़कियों की तरह है, कैरेक्टरलेस है, जिसे सिर्फ अपने जिस्म की नुमाइश करनी आती है? इतना कहते ही उसके चेहरे पर नफरत नजर आने लगी। अचानक ही वह वहाँ तोड़फोड़ करने लगता है। फिर अपना हाथ गुस्से से टेबल पर मारते हुए बोला, अगर वह भी अपना जिस्म बेचने वाली लड़की है तो भी वह मुझे चाहिए, पर एक रात के लिए। सोचा था उसे अपनी बीवी बनाऊंगा, रानी की तरह रखूंगा, लेकिन ऐसी लड़कियां तो केवल बिस्तर तक ही रखते हैं। शौर की आंखों में थोड़ी देर पहले अमायरा के लिए जो पागलपन था वह नफरत में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ तंश का ऑफिस। तंश ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था और आंखों पर चश्मा। उसकी कार जैसे ही ऑफिस के बाहर रुकी, वह बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर निकला और अमायरा को भी जबरदस्ती खींच लिया। अमायरा उसके हाथ से अपनी कमर को छुड़ाते बोली, छोड़ो, मुझे कॉलेज जाना, मुझे डांस की प्रैक्टिस करनी, छोड़ो। लेकिन तंश उसकी एक नहीं सुनता, उसे अपनी गोदी में उठाते हुए अपने साथ लेकर जाने लगा। पहली बार अपने बॉस को किसी लड़की के साथ देखकर सभी लोग शॉक थे। किसी को भी नज़र तंश और अमायरा से हट ही नहीं रही थी। तंश जानबूझकर अपनी पर्सनल लिफ्ट से ना जाकर नॉर्मल लिफ्ट से अमायरा को साथ जा रहा था, वो भी गोद में उसे उठाकर। अमायरा ने देखा बाकी लोग कैसे तंश को घूर रहे हैं तो उसका मुंह बन गया। कुछ ही देर में अमायरा को लेकर अपने कैबिन में पहुंच जाता है। तंश अपने सीईओ की चेयर पर बैठ गया और अमायरा को ज़बरदस्ती अपनी गोद में बैठा लिया। वह अमायरा को घूरते उसके बालों पर हाथ फेरता है। अमायरा मुंह बनाकर उसे देखती है, फिर बोली, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? मुझे कॉलेज जाना है। तुम्हें पता भी है कंपटीशन जीतने के लिए मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना सभी मेरी कितनी मजाक बनाएंगे, क्योंकि मैंने सभी से कहा है कि मैं कंपटीशन जीतूंगी। तंश अपने रोलिंग चेयर को हल्का हल्का रोल करते हुए अमायरा को लगातार देख रहा था। उसकी नशीली आंखों को इतनी देर तक अमायरा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। असल में तो उसके दिल में भी कुछ कुछ हो रहा था तंश के लिए। कुछ देर बाद अमायरा ने इरिटेट होकर कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? फिर तंश ने नज़र अमायरा के गर्दन पर गई जिस पर लव बाइट्स के निशान थे। तंश तिरछा मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, हनी, मुझे ससुर जी को कैसी पनिशमेंट देनी चाहिए? अमायरा ने शौक होकर पूछा, क्या पनिशमेंट? तुम डैडी को पनिशमेंट दोगे? देखो, उनके साथ कुछ भी मत करना, वरना मुझे बहुत बुरा कोई नहीं देगा होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तंश अमायरा की गर्दन पर किस करते हुए चालाकी से बोला, जब मैं तुम्हें नहीं छोड़ता तो तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें छोड़ दूंगा? अमायरा हकलाते पूछती है, तुम क्या करने वाले हो मेरे डैडी के साथ? सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तंश अमायरा के दोनों गालों पर हाथ रखता बहुत ही सिडक्टिव वे में उसकी नाक पर अपनी नाक को लड़ाते बोला, अगर तुम मुझे पूरे ऑफिस के सामने किस करती तो मैं थोड़ी सी पनिशमेंट कम कर दूंगा। वैसे भी कल रात तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ सोना चाहती हो, मैं तो सिर्फ किस मांग रहा हूँ। अमायरा उसे दूर करते बोली, कितनी बेशर्म हो तुम, मुझे ऑफिस क्या ये सब कराने के लिए लेकर आए हो? तंश उसे वापस अपनी बाहों में जकड़ लेता है।
तभी केबिन के बाहर से उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी तो हमारा चौंक कर बोली, यह तो डैडी ससुर की आवाज़ है। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो क्या सोचेंगे? मैं उनके बेटे को ऑफिस में परेशान करती हूँ और मेरी इमेज भी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। इतना कहते हुए आसपास छुपने के लिए जगह ढूंढने लगी। वह हड़बड़ाते हुए इधर उधर जा रही थी, पर फिर तंश के सामने खड़ी होकर उछलते हुए बोली, मुझे बताओ मैं कहाँ छुपूँ? उसने इतना कहा ही था कि तभी कैबिन का डोर खुला। अमायरा शौक होकर दरवाजे की तरफ देखती है। जब उसे कुछ नहीं समझ आया तो वह जल्दी से तंश को हल्का सा धक्का देकर उसके डेस्क के नीचे छुप गई। इसी हड़बड़ी के में ढेर सारे पेन भी ज़मीन पर गिर गए। मिस्टर जिंदल बड़े ही रौब के साथ कैबिन में अंदर आए। उन्होंने देखा तंश उन्हें कितने गुस्से से देख रहा है तो वह अपनी दमदार आवाज़ में उसे डांटते हुए बोले, बाप हूँ तुम्हारा, इसलिए अपनी नज़र नीचे रखो। तंश गुस्से से जवाब देता है, अगर आपने मेरा रोमांटिक टाइम को बर्बाद किया उसका क्या? उसने जैसे ही ये कहा, डेस्क के नीचे छिपी अमायरा गुस्से से अपने बगल में पड़ा पेन उठाती है और उसकी कैप निकाल कर उसकी नोक को तंश की थाई पर जोर से मार देती है। अगले ही पल तंश को अपनी थाई पर दर्द महसूस हुआ तो वो घूर कर अपनी नज़र झुककर अमायरा को देखता है तो अमायरा उसे इशारा में चुप रहने को बोलती है, पर तंश उसे इग्नोर करते हुए मिस्टर जिंदल को देखता है। वहीं दूसरी तरफ रायचंद विला के बाहर कई सारी कार्स रुकी। उनमें से लगभग 10 से 15 औरतें बाहर निकली। वे बहुत ही सज धज कर आई थी और उनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी। वह सभी औरतें बहुत ही ज़्यादा शर्मा भी रही थीं। वह जैसे ही अंदर जाने को ही घाट से उन्हें रुकते हुए एक्सप्रेशनलेस वे में बोलते हैं, आप लोग कौन हैं और किससे मिलना है? तो एक औरत गुस्से से बोली, मैं यहाँ पर मिस्टर रायचंद से शादी करने आई हूँ और इस घर की मालकिन हूँ, हटो मेरे सामने से। इस औरत की बात सुनकर बाकी सभी औरतें आपस में लड़ने लगीं कि वह होने वाली मिसेस रायचंद है। गार्ड्स अपना मुंह फाड़े सबको देख रहे थे। तभी एक घाट भागते हुए अंदर गया और मिसेस रायचंद को सब कुछ बता दिया तो मिसेस रायचंद क्यूरियस होकर बाहर आ गई। उन्होंने जब उन औरतों को देखा तो उनकी बातें सुनी तो वो गुस्से से बोली, सब लोग शांत हो जाओ और यह क्या तमाशा लगा रखा है? और रही बात मिसेस रायचंद की तो वह मैं हूँ। एक औरत उन्हें ऊपर से नीचे तक देखती और फिर बोली, लेकिन हमें यहाँ पर मिस्टर रायचंद से शादी करने के लिए भेजा गया और कहा है कि हम में से किसी एक को वह पसंद करेंगे। यह सुनकर मिसेस रायचंद पूरी तरीके से शॉक हो जाती हैं। सो कंटिन्यू, आखिर किसने भेजा इन औरतों को और क्या करेगा शौर्य अमायरा के साथ अपनी गलतफहमी के चलते? क्या अमायरा और तंश आने वाले हैं नज़दीक? जानने के लिए बने रहिए। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। उफ, अमायरा बाइट्स तंश। मिसेस रायचंद अपनी जगह पर शॉक होकर खड़ी हुई थी। उन्हें अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वे अभी औरतों को बारी बारी से देखती है। तभी एक औरत अपनी कमर पर हाथ रखते हुए मिसेस रायचंद के सामने खड़ी हो गई और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसने उनके मुंह पर ढेर सारा पान भरा हुआ था। उसने अपने मुंह पर वह उस पान को चबाते बोली, एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, अगर तुम मिसेस रायचंद हो तो फिर मिस्टर रायचंद अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं? पर हमें क्या, हमें तो पैसों से मतलब, क्योंकि शादी के बाद यह सब हमारा होगा। इतना कहते हुए औरत अपनी लाचार भरी नज़र से पूरे रायचंद विला को बाहर से देखने लगी। वह बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी मगर उसके चेहरे से ही उसका लालच साफ झलक रहा था। मिसेस रायचंद गुस्से से गार्ड को ऑर्डर देती है, इन सबको अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी एक कार विला में एंटर हुई। मिस्टर रायचंद जैसे ही अपनी कार से बाहर निकले वह विला के बाहर इतनी भीड़ देखकर शॉक हो जाते हैं। उन्होंने मिसेस रायचंद के पास जाकर पूछा, क्या हुआ और ये यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? क्या यह सभी तुम्हारी दोस्त हैं? उन्होंने इतना कहा ही था कि मिसेस रायचंद उन सभी औरतों की तरफ इशारा करके हल्के गुस्से से पूछती हैं, यह सब कुछ क्या है? यह सब कह रही है कि आपने इन्हें शादी करने के लिए बुलाया है। क्या आप इस उम्र में दूसरी शादी का सोच रहे हैं?
मिस्टर रायचंद जैसे मिसेस रायचंद की बात सुनते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वे हैरानी से बोले, व्हाट? ये क्या बकवास है? मैंने कब इन लोगों को बुलाया है? इतना कहते ही वो सभी औरतों को देखते हुए गुस्से से पूछते हैं, किसने बुलाया है तुम लोगों को? सबसे पीछे खड़ी औरत, जो तुम देखने में बहुत मोटी थी, उसने ढेर सारा मेकअप किया था, वह मिस्टर रायचंद को ऊपर से नीचे देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, मुझे मिसेस रायचंद बनकर बहुत खुशी होगी। मिस्टर रायचंद भड़कते हुए बोले, ये क्या बेहुदा बातें कर रही हो? चौथी औरत हाथ बांधकर मिस्टर रायचंद से कहती है, देखिए हम तो यहाँ यही कह रहे हैं, कर भेजा गया है कि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो मिसेस जिंदल मैं ही बनूंगी। वह सभी औरतें आपस में लड़ने लगी। वहाँ का माहौल एकदम मच्छी मार्केट जैसा हो गया। मिस्टर रायचंद गार्ड्स को देखते हुए गुस्से से ऑर्डर देते हैं, इन सबको अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी। पर वह सभी औरतें मिस्टर रायचंद पर झपटा मारने लगती हैं। मिस्टर रायचंद खुद को संभाल भी नहीं पाते और लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो गए। पर एक औरत ने झपटा मारकर उनके चश्मे को तोड़ दिया और किसी तरह गार्ड ने उन सबको बाहर निकाला। मिस्टर रायचंद को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या है। उनका माइंड अभी भी शॉक था। तभी मिसेस रायचंद मिस्टर रायचंद से गुस्सा में पूछती है, यह सब कुछ क्या था? मिस्टर रायचंद समझ नहीं पा रहे थे कि क्या जवाब दे। फिर भी वह समझाने की कोशिश करते बोले, यह सब जरूर तुम्हारे उस दामाद ने किया होगा। बहुत तारीफ कर रही थी ना तुम उसकी, देखो क्या करा वो। मिसेस रायचंद उन्हें हाथ दिखाते हुए गुस्से से बोली, अब इसमें तुम्हारे तंश कहाँ से आ गया? और क्या ये आपके लिए औरतें भेजेगा शादी करने के लिए? इतना कहते हुए गुस्से से वहाँ से चली गई और मिस्टर रायचंद अपने सर को पकड़ते हुए दांत पीसकर बोले, वो तो यह था तुम्हारा सरप्राइज़, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ तंश के ऑफिस में तंश एक्सप्रेशनलेस भाव में अपने डेस्क के नीचे बैठी अमायरा को घूर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने जैसे ही अपने फ़ोन की स्क्रीन पर मैसेज देखा, उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। मिस्टर जिंदल तो तंश के सामने वाली चेयर पर बैठे हुए थे। वह तंश को जब इस तरीके से मुस्कुराते हुए देखते हैं तो मिस्टर जिंदल अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कठोर आवाज़ में पूछे, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो और मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तंश फ़ोन में अपनी नज़र हटाकर मिस्टर जिंदल को देखते कोल्ड वॉइस में बोला, यस मिस्टर जिंदल। मिस्टर जिंदल 5 सेकंड तक रुकते हैं और फिर एक गहरी सांस भरते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में तंश से बोले, तंश मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। यह सुनते ही तंश के होठों पर मजाकिया मुस्कान आ गई और वह मिस्टर जिंदल को मजाक उड़ाते बोला, क्या सच में जनरल आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? इंटरेस्टिंग। उनकी हंसी को देखकर मिस्टर जिंदल अपना हाथ पटकते हुए हल्के गुस्से में बोले, मैं मजाक उड़ाना बंद करो और ये बताओ तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं। तंश कुछ सोचने का नाटक करता हुआ फिर ड्रामा करते बोला, मुझे लगता है एक बिजनेसमैन होने के नाते मुझे आपकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर मिस्टर जिंदल भड़क गए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तंश आराम से चेयर पर बैठते बोला, मतलब साफ है, उसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? वहीं नीचे बैठी अमायरा अपने दोनों हाथों को कस के तंश के राइट पैर को गले लगा लेती है और वह उसके थाई पर अपने गालों को रखकर अपने कान खड़े करके दोनों की बातें सुन रही थी। मिस्टर जिंदल का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। किसी तरह वह खुद को शांत करते हुए इस बार नम्र आवाज़ में बोले, पर इसे तुम्हारी मॉम भी अफेक्टेड होंगी। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारी मॉम को भी दर्द होगा। क्या तुम उसे रोते हुए देखना चाहते हो? अमायरा अपनी आँख चढ़ाते मन में बोली, सासू मम्मा इस बात से कैसे अफेक्टेड होंगी? आखिर बात क्या है जो डैडी ससुर अपने ईगो में एक साइड रखकर मिस्टर लाइफलाइन से हेल्प लेने आए हैं? अरे डैडी ससुर जल्दी बोलिए ना, टीवी सीरियल की तरह इतना सस्पेंस क्यों कर रहे हैं आप? वह हल्का सा अपना चेहरा बाहर निकालकर बाहर देखने की कोशिश करती है, मगर तंश जल्दी से अपनी राइट हथेली में उनके सर पर जोर से मारता है।
से उसके सर पर जोर से मारता है। अमायरा अपने सर को सहलाते हुए तुरंत डेस्क के नीचे चली गई, पर वह गुस्से से तंज को देख रही थी। उसने बदला लेने के लिए जोर से उसके पैर को अपने दांत काट दिए, मगर तंज ने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन उसके अंदर आग लग रही थी, क्योंकि अमायरा उसके पैर पर सिडक्टिव वे में हाथ में मूव कर रही थी। इसलिए तंज खुद को कंट्रोल करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेता है। तभी मिस्टर जिंदल की बात सुनकर अमायरा एकदम से शॉक हो गई। वह अपने दांतों को तंज के पैर से हटाकर शॉक होकर बोली, डैडी मम्मा को धोखा दे रहे हैं। वह तेज़ आवाज़ मिस्टर जिंदल के भी कानों में, तो वह शॉक हो गए। वे आसपास देखते हुए तंज के सवाल करते, क्या इस केबिन में हमारे अलावा कोई और भी है? तंज कोई जवाब नहीं देता, मगर अमायरा अपनी मुंडी बाहर निकालकर मिस्टर जिंदल को देखते मुंह बनाकर बोली, डैडी ससुर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे इंसान निकलेंगे। मुझे लगा था आप सासू माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं, पर आप भी बाकी लड़कों की तरह निकलेंगे, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब मैं जाकर सासू मामा को सब बताऊंगी कि आपका अफेयर चल रहा है, जिसे आप छुपाने के लिए आप मिस्टर लाइफलाइन की हेल्प मांगने वाले हैं। इतना कहते हुए डेस्क के नीचे से बाहर निकल जाती है और जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। अभी अपने कैबिन के डोर को छुआ ही था कि तभी मिस्टर जिंदल गुस्से में बोले, तंश उसे रोको। अगर मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें भी ठीक से जीने नहीं दूंगा, और यह बात कभी मत भूलना कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा सीक्रेट मेरे पास है। यह सुनकर तंश कस के अपनी मुट्ठी बंद करके गुस्से से मिस्टर जिंदल को देखने लगा। वहीं हमारा लिफ्ट के अंदर जाकर जल्दी से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देती है, और वह तो अभी भी हैरान थी। वह अपनी हैरानी को छुपाते खुद में बड़बड़ा कर बोली, ये तो बहुत ही रॉकिंग 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 न्यूज़ है। ऐसी न्यूज़ तो मुझे पिछले जन्म में भी नहीं मिली थी। मतलब कोई लड़की डैडी के पीछे भी पड़ सकती है, और पर वह है कौन, पता करना पड़ेगा। इतना कहते ही वे जल्दी से अपने फ़ोन को निकाल कर केवल को मैसेज कर देती है, सब कुछ पता करने के लिए। लिफ्ट जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर रुकी, अमायरा भागते हुए बाहर निकली, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि सामने से एक नौजवान आदमी आ रहा है। अमायरा उस आदमी से बुरी तरह टकरा जाती है और गिरने लगती है, मगर उस नौजवान आदमी ने कसकर उसकी कमर को थाम लिया। गिरने से डर के अमायरा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। काफ़ी देर तक जब उसे एहसास होता है कि वह नहीं गिरी, तो वह अपनी आंखें खोलकर जैसे ही देखती है तो उसे बहुत ही गहरी मिस्टीरियस आंखें दिखी। वह कोई और नहीं बल्कि शौर्य था। शौर्य एक्सप्रेशनलेस भाव में अमायरा को देखता है, मगर जैसे उसे याद आ कि अमायरा एक कैरेक्टरलेस लड़की है, तो उसकी पकड़ अमायरा पर ढीली हो गई। अमायरा एक धम की आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिर गई। ज़मीन पर गिरते ही अमायरा ने अपनी कमर में तेज़ दर्द महसूस किया। वह अपनी कमर को पकड़कर चिल्लाते बोली, हाँ, कितनी जोर में से लग गई। फिर वह शौर्य को गुस्से कर देखते बोली, यू मिस्टर तमीज़ नहीं है और मुझे गिराया क्यों? शौर्य नफरत से अमायरा को देखते हुए जवाब देता है, बिकॉज शौर्य का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ नहीं है जो एक बिकाऊ लड़की को हाथ लगाए। अमायरा जैसी शौर्य के इतने कड़वे शब्द सुनती है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। वह घूर के शौर्य को देखते हुए खड़ी हो गई। फिर वह अपने हाथ झाड़ते हुए एक्सप्रेशनलेस भाव में बोली, मिस्टर शौर्य हो क्या सूरज, आई डोंट केयर। यह सूरज, आई डोंट केयर, पर तुम इस तरह मुझे जज नहीं कर सकते, और ना ही मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा सकते हो। आज तक जिन्होंने भी ऐसा किया है ना, उसे हमेशा पछताना ही पड़ा है। अमायरा ने इस तरह जवाब देने से शौर्य हल्के से मुस्कुराया। फिर उसके बेहद करीब बढ़ते हुए दांत पीसते बोला, अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूँ मुझे कैसे पछताना पड़ेगा। यू कैरेक्टरलेस लड़की जो चंद पैसों के लिए अपने पति को छोड़कर किसी और के बिस्तर पर चली जाए, वह लड़की भला मेरे साथ क्या कर सकती है? कहीं तुम्हारा इरादा मेरे बिस्तर पे ही तो चढ़ने का नहीं है? इतनी गंदी गंदी बातें अपने लिए सुनकर अब अमायरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी शौर्य का असिस्टेंट पीछे पीछे आ गया। वह भी अमायरा को अजीब नज़रों से देख रहा था। वहीं अमायरा को अपनी गर्दन में खुजली हो रही थी। वो जैसी अपनी गर्दन में हाथ फेरती है, उसके कुछ बाल पीछे हो गए, जिससे उसकी गर्दन पर बाइट का निशान दिखने लगा, जो ऑफिस आते वक्त कार में तंश ने उसे दिए थे।
शौर की नज़र अनजाने में ही अमायरा की गर्दन पर चली गई। उस लव बाइट के निशान को देखकर उसकी आंखें दोबारा नफरत से भर गईं। पर अचानक वह मुस्कुराते बोला, 1 मिलियन, तुम चाहो तो मैं 10 मिलियन भी दूंगा। मेरा साथ सो चल के, मैं अभी और इसी वक्त। अमायरा जो उसके गर्दन में हाथ फेर रही थी, जैसे ही उसने यह सुना उसने आओ ना देखा ना ताव और एक जोरदार थप्पड़ शौर के गालों पर जड़ दिया। वह इसके कॉलर को पकड़कर उंगली दिखाते हुए बोली, तमीज से पेश आ रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सर पर चढ़ोगे। और अमायरा रायचंद नाम है मेरा। मैं उन लोगों को कभी नहीं बख्शती जो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं या मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। और बस उन लोगों में से एक हो, और तुम उन लोगों में से एक हो। जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर शौर्य, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इतना कहते ही वे अपनी एक आईब्रो पर उसके अपने हाथ को देखती है जो लाल पड़ने लगा था, क्योंकि उसने एक गैर मर्द यानी कि शौर को अभी अभी थप्पड़ मारा था, इसलिए अब उसे रैशेस होने लगे थे। अमायरा अपना हाथ झटकते खुद से बोली, इस रैशेस को भी अभी आना था, इसका भी कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। ये तो पति देवी की सहेली है जो गैर मर्द को छूते ही आ जाती है मुझे परेशान करने। कहते ही वो जल्दी से वहाँ से जाने लगी, क्योंकि वह अपनी दवा नहीं लाई थी, मगर वह एक कदम भी बढ़ा पाती उससे पहले शौर्य उसकी कलाई को मरोड़ देते हुए उसकी पीठ से लगा देता है, फिर उसे खुद से सटाते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब आ गया। ठीक उसी वक्त किसी ने उसकी तस्वीर खींच ली। वो कोई और नहीं बल्कि आलिया थी, जो वहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आई थी। उसने जब अमायरा को किसी लड़के के साथ देखा तो चुपके से उसकी फ़ोटो अलग अलग एंगल से लेने लगी। उसने एक एंगल से फ़ोटो खींची। उस एंगल में ऐसे लग रहा था वह लड़का अमायरा को किस कर रहा हो। आलिया उन तस्वीरों को देखते हुए खुश होने वाली लगी। अब तो अमायरा गई काम से। जब मैं ये तस्वीर तंश को दिखाऊंगी तो मज़ा आएगा। बहुत उड़ रही थी ना वह, अब मैं भी देखती हूँ कैसे उड़ती है। इतना कहते ही वह डैम्बल स्माइल करने लगी। वहीं अमायरा का बुरा ही नेगेटिव वाइब आ रही थी अमायरा को शौर्य से। उसकी इस एलर्जी के कारण उसे अब शौर्य का चेहरा धुंधला धुंधला नजर आने लगा। अमायरा अपनी पूरी ताकत लगाकर शौर्य को धक्का देने देती है, पर वह लड़खड़ाते हुए फिर से गिरने लगी। शौर्य काफ़ी दूर लड़खड़ाते हुए पीछे हो गया, मगर वह गुस्से से दोबारा अमायरा को पकड़ने जाता है। इस बार अमायरा उसके हाथ को पकड़ लेती है और अब उसका सर कुछ ज़्यादा ही भारी हो रहा था, क्योंकि शौर्य कुछ ज़्यादा उसके करीब आया था। शौर्य अमायरा को पीछे से गले लगाते उसके गर्दन पर बने लव बाइट्स पर अपने होंठ रख देता है। फिर उसे कसकर जकड़ते हुए बोला, अमायरा रायचंद, कितनों के साथ रातें बिताइए तो मेरे साथ बिताने में क्या दिक्कत है, और कितनी भोली बन रही हो तुम। लेकिन आज मैं तुम्हारे जिस्म का स्वाद लेकर तुम्हारे इस घमंड को तोड़ूंगा। सोचो, जब मीडिया वालों को पता चलेगा कि जिंदल खानदान की छोटी बहू ने एक अनजान लड़की के साथ बिताई तो क्या होगा। इतना कहते ही वो पागलों की तरह हंसने लगा। अमायरा का चेहरा भी लाल पड़ गया था। जब वो शौर्य को खुद दूर नहीं कर पाई तो तंश की आवाज़ लगाती है, तंश मेरी हेल्प करो। वह किसी तरह अपने जेब से फ़ोन को निकालकर बहुत ही मुश्किल से तंश को नंबर डायल कर पाती है, मगर शौर्य अगले ही पल उसके हाथ से फ़ोन छीनकर ज़मीन पर फेंक देता है। पर तब तक तंश कॉल रिसीव कर चुका था। तंश कुछ कहता उससे पहले उसके कानों में अमायरा की बेचैनी भरी और दर्द भरी आवाज़ पड़ी, तंश मेरी हेल्प करो, छोड़ो मुझसे दूर रहो। अगले ही पल आवाज़ आना बंद हो गई। तंश जो मिस्टर जिंदल के साथ ज़रूरी बातें कर रहा था, वे एक झटके से उठकर खड़ा हो गया, भागते हुए केबिन से निकल गया। उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखों में जैसे खून सवार हो गया था। ऑफिस के बाहर निकलते ही वह हर जगह अमायरा को ढूंढने लगा। वह अमायरा को आवाज़ लगाता है, वाइफी वेयर आर यू। तंश काफ़ी बेचैन हो रहा था, पर गुस्से के कारण अब उसकी नसें भी दिख रही थीं। अचानक ही कुछ दूरी पर उसे अमायरा का फ़ोन पड़ा हुआ दिखा जो टूट चुका था। वो जल्दी से उसे फ़ोन को उठाता है और ज़ोर से चिल्लाया, Whoever you are, if you ever touch my wifey, I will kill you. तुम जो भी हो, अगर तुमने मेरी वाइफी को टच किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। Then even God will not able to save you from me. तब फिर भगवान भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा।
इतना कहते ही वह अपना फ़ोन ज़मीन पर फेंक के तोड़ देता। वह गुस्से से काँप रहा था इस वक्त। सो कंटिन्यू अप तो नेक्स्ट एपिसोड में ही हम देखेंगे कि क्या होता है। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।